भाई साइक्लोन होता क्या है? तो साइक्लोन लो प्रेशर के आसपास कुछ इक्वल प्रेशर को मिलाने वाली लाइंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं आइसोबार। और इसके लिए साइक्लोन के लिए कुछ कंडीशन का होना या फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि साइक्लोन आएगा नहीं, वो भी मैटर करते हैं। सबसे पहली बात, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ये मैटर करता है। दूसरा, साइक्लोन को एक साइक्लिक कंडीशन, मतलब ये सर्कुलेशन में अगर चलना है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन जरूरी है, उसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अगर होगा तभी साइक्लोन में एक तरीके से सर्कलिक जो है वो एक तरीके से क्रिएट होगा। और हमारे अर्थ पर दो टाइप के साइक्लोन पाए जाते हैं। एक साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल, और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री में है, इसलिए हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन काफी ज्यादा आते हैं, चाहे बे ऑफ बंगाल में हो या अरेबियन सी में हो। दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं फ्रंटल साइक्लोन, जैसे हमने देखा था कि भाई फ्रंटल रेन होती है, और फ्रंटल रेन के लिए फ्रंट क्रिएट होना जरूरी होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होना जरूरी होता है। और जब एक वार्म और दूसरा कोल्ड एयर एक दूसरे के बीच फ्रंट बनाते हैं, उसके बाद ही फ्रंटल साइक्लोन होता है, और इसी को हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। मतलब जो ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया है उसी को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। साइक्लोन के लिए दोनों में, फ्रंटल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स के द्वारा उसके अंदर सर्कल बनना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इसे जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को मिलती है वो मिलती है कंडेंसेशन से। जब तक क्लाउड नहीं बनेगा और क्लाउड के बाद रेनफॉल नहीं होगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर इसको एनर्जी या फ्यूल नहीं मिलेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा ही नहीं। और ये जो कंडेंसेशन है ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे वाटर वेपर जाता होगा। और वाटर वेपर कब होगा? जहां पर इवेपरेशन ज्यादा होगा। तो ये सारी कंडीशन आपको ओशियन के पास कई टाइम मिलती हैं, और ओशियन के पास काफी ज्यादा वाटर भी है। साथ में अगर वहां का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो वहां पर कंडेंसेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब इंडिया में समर सीजन आता है, समर सीजन के टाइम ओशियन, चाहे बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन वाला हो, इन दोनों के पास टेम्परेचर राइज होता है और लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर थोड़ा पहुंच जाता है। और कोरियोलिस फोर्स होता ही है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर को छोड़कर ऊपर वाले पार्ट में आपको दिखाई देगा, तो सर्कुलर कंडीशन उससे क्रिएट हो जाती है। और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा कंडेंसेशन होगा, और जितना ज्यादा कंडेंसेशन उतना ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो बिग आपका साइक्लोन होगा। और ये साइक्लोन इक्वेटर के पास नहीं आता, उसका रीजन, वरना इक्वेटर के पास टेम्परेचर है, एनर्जी है, कंडेंसेशन भी होता है, ट्रॉपिकल रेनफॉल होती है, बट यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। और हमने देखा भी था कल भाई साइन थीटा के साथ कोरियोलिस फोर्स का पॉजिटिव रिलेशन है, और साइन थीटा जीरो पर जीरो होता है। इसलिए इक्वेटर के पास कभी भी आपको साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इक्वेटर के जस्ट ऊपर 10 डिग्री के बाद और लगभग 30 के बीच में। और इंडिया से जब समर सीजन में
हमारे यहाँ 23.5 पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब सन की लाइट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है समर सीजन में, जिसे हम लोग जानते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये ITCZ जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो हमारे देश में इसके लिए काफी अच्छी कंडीशन बनती है। और उसके बाद इंडिया में साइक्लोन आ जाता है। और साइक्लोन के लिए एक और चीज, वायु का, एयर का अपवर्ड जाना या क्लिमिंग करना जरूरी है। टेम्परेचर हाई होगा तो एयर क्लिम करेगी, और टेम्परेचर का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन, लो प्रेशर बनेगा। और एक चीज जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। जेट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? देखो, जेट स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले पता चला जब वर्ल्ड वार हुआ था। उस टाइम बहुत सारे प्लेन जो थोड़ा सा अपने साथ कुछ एक्सप्लोसिव सामान लेके जा रहे थे, तो उन्हें एक फील हुआ कि जब वो किसी भी एयर के अगेंस्ट जा रहे थे तो वो उन्हें रोक रहे थे, और उसी के बेस पर उसका नाम क्या रख दिया, जेट स्ट्रीम। और फिर बाद में पता चला हमारी अर्थ के चारों तरफ एक स्ट्रीम चलती है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, और इस स्ट्रीम को ही इन्होंने जेट, जो पहले जा रहा था उसका नाम था जेट, तो उसी के बेस पर रख दिया जेट स्ट्रीम। और इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है, और अगर जेट स्ट्रीम आएगी तो ये जो सर्कुलेशन में साइक्लोन बन रहा था, उस साइक्लोन के सर्कुलेशन को जेट स्ट्रीम तोड़ देगी। इसलिए बोला जाता है जेट स्ट्रीम एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर ये सारी कंडीशन है, उसके बावजूद अगर जेट स्ट्रीम आ गई तो वो साइक्लोन को बनने नहीं देगी। तो जेट स्ट्रीम की एब्सेंट में ही साइक्लोन बनता है, जेट स्ट्रीम की प्रेजेंट में नहीं। और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है वो हमेशा ओशियन के सरफेस पे बनता है। कभी भी आपको लैंड पर इसका ओरिजिन नहीं दिखाई देगा। और जब तक इसके पास ओशियन से एनर्जी कंडेंसेशन के द्वारा मिल रही है तब तक साइक्लोन रहेगा। जैसे ही ये कोस्ट के पास आता है तो उसके बाद इसकी एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी मिलना बंद हो जाती है तो ये साइक्लोन का भी एंड हो जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ओशियन से, और जैसे ही लैंड के पास आता है तो उसके बाद इसका एंड हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा बिपिरजॉय साइक्लोन जो आया है, कहां पर, अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में बिपिरजॉय साइक्लोन बना। उसके बाद इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके पास आया, और जैसे ही लैंड के पास पहुंचा उसके बाद उस साइक्लोन का एंड हो गया। और एक और बात, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल रिवर्स होती है। हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब हम प्लेनेटरी विंड पढ़ रहे थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स कैसा होता है, क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन साइक्लोन में कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती है। साइक्लोन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है क्लॉकवाइज। बिल्कुल अपोजिट होता है साइक्लोन का सर्कुलेशन एज कंपेयर टू कोरियोलिस फोर्स का सर्कुलेशन से। तो ये चीज भी याद रखना, दोनों का एक अपोजिट होता है, और इस वजह से वो एंटी साइक्लिक कंडीशन में ऐसे लो प्रेशर बनेगा और उसके चारों तरफ ऐसे विंड आपको दिखेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ वो साइक्लोन आ गया। अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा होता तो पहले पाकिस्तान वाली साइड जाता, फिर इंडिया और इधर की, लेकिन पहले वो इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ से जाते हुए उसके बाद पाकिस्तान के कोस्ट कराची के पास पहुंचा। और उसका रीजन था उसकी एंटी साइक्लिक कंडीशन। और इस साइक्लोन को अलग अलग एरियाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है सेम चीज, बस अलग अलग ओशियन में इसका नेम अलग अलग हो जाता है। जैसे इंडियन ओशियन में इसे कहते हैं साइक्लोन, इंडियन ओशियन में तो साइक्लोन कहते ही हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। और चाइना वाले में साउथ चाइना सी, फिलीपींस, इनके पास आप जाओगे तो वहां पे इसका नाम है टाइफोन।
ये आपको कई बार मैच करने के लिए आ जाता है कि भाई साइक्लोन को अलग अलग ओशियन या अलग अलग वाटर बॉडीज में अलग अलग एरिया में किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इंडिया में या इंडियन ओशियन में हम इसे जानते हैं किसके नाम से, साइक्लोन। चाइना वाले में, साउथ चाइना सी और उस वाले एरिया में हम लोग जानते हैं इसे टाइफोन। सेम कंडीशन होंगी इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की, सारी चीजें हुई हैं जो अभी हमने पढ़ा कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। उसका रीजन, इसको जो एनर्जी मिलती है वो कंडेंसेशन से मिलती है, और 27 डिग्री सेल्सियस के बाद ही ऊपर की तरफ एयर का क्लिमिंग होता है और तभी क्लाउड बनता है। मैक्सिको में और अटलांटिक जो ओशियन है यूएसए वाला, उस एरिया में इसे जाना जाता है हरिकेन। हरिकेन अटलांटिक ओशियन और यूएसए का कोस्ट, मैक्सिको का कोस्ट, इस वाले एरिया में से। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं विली विली, विली विली। और आपके पास अगर मैप हो तो आप पेज नंबर 119 उस पर देखोगे तो वहां पर आपको ये साइक्लोन का पूरा मैप दिया होगा। फिलीपींस में टैफू, इस नाम से इस साइक्लोन को अलग अलग कंट्रियों में जाना जाता है। फिलीपींस में टैफू, देखो एक बार मैं मैप में भी दिखा देता हूँ, आप भी मैप में देख सकते हो। 119 जो पेज है, 119 उस पे ये बना हुआ है। ये वाला जो इंडियन ओशियन वाला पार्ट है, इसी में इसको क्या कहते हैं, साइक्लोन। ये चाइना वाला जो पार्ट है, इसी में से क्या कहते हैं, टाइफोन। और इधर फिलीपींस वाला पार्ट है, इसमें से क्या कहते हैं, टैफू। इधर वाला अमेरिका अटलांटिक ओशियन वाला पार्ट, यहाँ पे हरिकेन। और इधर वाला पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, वहां पे विली विली। तो वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और कंडीशन सब में एक सी होती है, बस नाम डिफरेंट होता है, सब अलग अलग नाम से जानते हैं। तो निक नेम इसके अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है, ये चीज याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इस साइक्लोन से क्या क्या कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये साइक्लोन जो आता है, ये कई बार नेचुरल डिजास्टर में भी चेंज हो जाता है। उसका रीजन, इस साइक्लोन के कारण काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, और उस रेनफॉल की वजह से, पहला एक रीजन रेनफॉल होना, और रेनफॉल की वजह से फ्लड आ सकता है, हमारे एग्रीकल्चर का लॉस हो सकता है, बहुत सारे लोगों के जो घर हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। एक और रीजन, इसमें जो विंड की स्पीड होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, और विंड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और कई बार उनके घर, आपने सुना होगा कि पिछले जो जब साइक्लोन आया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर की छत ये सब उड़ के चली गई, बहुत सारे सामान उड़ के चले गए, बहुत सारे लोग भी उड़ गए। उसका रीजन विंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है। अब ये नहीं कि हम हर छोटी सी विंड को साइक्लोन कहते हैं, उसका एक पॉइंट होता है कि उसके बाद ही हम उसको साइक्लोन कहेंगे, उससे पहले उसको साइक्लोन नहीं कहेंगे। और विंड की स्पीड पे हम कैसे डिसाइड करते हैं, जब किसी 32 मीटर सेकेंड पर सेकेंड में 32 मीटर से भी ज्यादा स्पीड से जब विंड चले, उसी को हम साइक्लोन कहते हैं। और इसकी स्पीड से ही ये जो सर्कुलेशन है, पहले क्या होता है, जब ये लो प्रेशर तो बन जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं आइसोबार, ये पहले दूर दूर होती हैं, और धीरे धीरे ये जो रेखाएं ये पास में आने लग जाती हैं। और ये जितनी पास में होंगी उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज्यादा सर्कुलेशन क्रिएट होगा, और फिर उसके बाद इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी।
तो इसीलिए 35 मीटर सेकेंड, ये किसने बताया हमें? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर से रिलेटेड चीजों को बताता है, वही इंडिया में बताता है कि भाई किस चीज को हम लोग साइक्लोन कहेंगे और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है और कैसे एक तरीके से ये सारी चीजें क्रिएट होंगी। और इसी को लेकर ये बताता है कि भाई साइक्लोन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इन्होंने बोला देखो साइक्लोन का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में ही हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं कि भाई कैसे साइक्लोन का इम्पैक्ट होगा। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसका इम्पैक्ट कैसे हम लोगों में पड़ता है। तो पहले ये बोलता है भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज ये आइसोबार वाली जो लाइन है वो बनाएंगे। ये कहां पे दिख रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्लॉकवाइज दिखता है। इधर हम लो प्रेशर और इसमें क्लॉकवाइज। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में अलग अलग तरीके से जो साइक्लोन की कंडीशन है वो ऐसे ही सर्कुलेशन सा हमें दिखाई देता है। और ये वाला इसका मेन पाइपलाइन है जहां से इसको फ्यूल मिलता है। और सबसे इधर वाला ये लो प्रेशर, और लो प्रेशर किस वजह से बना? टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर कितना? 26 डिग्री, 27 से थोड़ा सा ऊपर। और ऊपर वाले जो पार्ट में यहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर, क्योंकि एयर का ऊपर की तरफ जाना हुआ। एयर जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। और इस चीज को हम कहते हैं, ये वाले बीच पार्ट को, आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का आई है या आंखें हैं जिसके थ्रू वो आगे की तरफ चलता है। और बोला जाता है कि भाई शुरुआत में जो ये पहला वाला पॉइंट है, इंटीरियर जो लेयर होती है, मतलब ये वाले इसमें जो लाइंस होती है आइसोबार, वो कैसे चलती है? इनफ्लो, इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ चलती है। तो ये लग कब तक दिखाई देता है हमें? लगभग 3 किलोमीटर तक। और एक और चीज याद रखना, जो साइक्लोन का जो हाइट है वो सरफेस से लेकर जो ऊपर वाला हमारा ट्रोपोस्फीयर है 13 किलोमीटर उधर तक बन सकता है। काफी ज्यादा इसकी लेंथ होती है और उसके बेस पे भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनफ्लो होता है और फिर उसके बाद 3 से 7 किलोमीटर के बीच ये मिडिल वाला फेज होता है। और फिर उसके बाद 7 के बाद ये आउटफ्लो, बाहर की तरफ जाना लग जाता है। 7 किलोमीटर के बाद आउटफ्लो की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा आई ऑफ साइक्लोन कहाँ पे होता है? तो बिल्कुल मिडिल में होता है, साइक्लोन के बीच में। और इस आई में, जो आई है साइक्लोन में, इसमें काफी ज्यादा पीस होती है। मतलब यहाँ पे ना वेदर होता, ना रेनफॉल होती। इसलिए कई बार क्या होता है, जब साइक्लोन का एक स्टेज, मान लो ये इधर से साइक्लोन स्टार्ट हुआ, तो जब कुछ टाइम बाद 1 या 2 घंटे बाद लोगों को लगता है कि अब साइक्लोन चला गया, क्योंकि ये आई वाला जो पार्ट है ये बीच में आ जाता है। आई वाले पार्ट में सारा स्टेबल होता है, ना रेनफॉल होती, ना ज्यादा एवेपरेशन होता। तो इसलिए लोग थोड़ा सा बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही दोबारा से इसका जो दूसरा पार्ट है वो आने लग जाता है। और इस वजह से लोगों को और ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो इसलिए हमें साइक्लोन के बारे में लोगों को अवेयर करना जरूरी होता है कि वो साइक्लोन आए और उसके तुरंत बाद घर से बाहर भी ना निकले। ये नहीं कि तुरंत घर से बाहर निकलोगे, तुरंत घर से बाहर निकलोगे तो उसमें टाइम भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये हमने जाना ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसका जोन कहाँ पे? इसका जोन भी हमने देखा कि भाई 0 डिग्री के पास ये होता नहीं। उसका रीजन वहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं, तो साइक्लिक कंडीशन नहीं। 0 डिग्री से थोड़ा सा आगे 10 डिग्री से 30 डिग्री, जहां पर टेम्परेचर समर के सीजन में काफी ज्यादा ITCZ का शिफ्ट होता है, तो वहीं पर ये बनता है। और इंडिया में ऐसी कंडीशन है, तो इसलिए
इंडिया के लिए ये एक नेचुरल कंडीशन क्रिएट करता है। और नेचुरल डिजास्टर में इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से फ्लड आता है, बहुत तेज विंड चलती है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे ह्यूमन बीइंग। तो हमारे वेस्ट कोस्ट और बे ऑफ बंगाल वाले में पहले क्या होता था, जो बे ऑफ बंगाल वाला जो पार्ट है इंडिया का, इधर वाला अरेबियन सी, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा, इधर वाला बे ऑफ बंगाल। देखो पहले नॉर्मल कंडीशन ये होती थी कि इंडिया में 4 के आसपास साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते थे एक साल में, और 2 के आसपास साइक्लोन अरेबियन सी में आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अरेबियन सी है उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। वरना बे ऑफ बंगाल क्योंकि थोड़ा सा बाउंड्री लैंड से ज्यादा लगता है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और इसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल कम होता है। तो अरेबियन सी में साइक्लोन बनने की कंडीशन हाफ होती थी, मतलब कम होते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया, और अरेबियन सी का टेम्परेचर राइज होने की वजह से अब यहाँ पे भी काफी ज्यादा साइक्लोन दिखाई देते हैं। और इसी का एग्जाम्पल आपने अभी वाला बिपिरजॉय साइक्लोन के बारे में सुना होगा। तो बिपिरजॉय साइक्लोन अरेबियन सी में बना है, और कई बार तो अब ऐसा हो जाता है बे ऑफ बंगाल में कम साइक्लोन है, अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन है, और इसकी वजह से हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। क्रॉप खराब होती है लोगों की, और क्रॉप खराब होगी, फ्लड आएगी, फ्लड की वजह से बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट होंगी, लोगों को डिजीज होंगी स्किन वाली। तो इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और कई बार ये डिजास्टर में चेंज हो जाता है, और खासकर फार्मर लोगों को इस साइक्लोन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये हमने जाना ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम जानेंगे फ्रंटल साइक्लोन। और फ्रंटल साइक्लोन की जो कंडीशन है वहां पे बनेंगी जहां पे कोल्ड और वार्म एयर दोनों आपस में मिलेंगे। और इसके बनने के लिए सबसे ज्यादा कंडीशन हमने देखा भी था 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जब हमने देखा था कि भाई अर्थ में जहाँ एक तरफ पोल से कोल्ड एयर आती है, दूसरी तरफ 30 डिग्री से वार्म एयर जब आती है, तो उन दोनों के बीच कन्वर्जेंस की वजह से फ्रंट बनता है, और उस फ्रंट से ही आपको फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन दिखाई देगा। तो सबसे पहले फ्रंटल साइक्लोन में जो पहली कंडीशन क्रिएट होती है कि भाई दोनों एयर्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। हम मान लेते हैं ये कोल्ड एयर वाला जो पार्ट है ये इंडियन आर्मी है, और वार्म एयर वाला जो पार्ट है इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे ये वाली पाकिस्तान की आर्मी है। तो शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि ये दोनों कोल्ड और वार्म एयर एक दूसरे के अपोजिट और सारे एरिया को थोड़ा सा घेरने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआती स्टेज में यही सारी चीजें होती है, और इसी को हम कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट क्यों बोला, क्योंकि अभी कोई भी किसी के बॉर्डर में एंट्री नहीं की है, अभी वॉर नहीं हुआ है, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे बॉर्डर पर एक तरीके से फैल जाए। तो ये कोल्ड एयर और वार्म एयर शुरुआत में यही करती है, और फिर उसके बाद सेकंड में सबसे पहले वार्म एयर जो थोड़ी हल्की होती है, तो सबसे पहले ये एंट्री करती है इसमें कोल्ड एयर वाले जो पार्ट है उसमें। जैसे ये वार्म एयर इसमें जाएगी तो उसके बाद ही जौन सी वाली एयर जिसके एरिया में जाएगी वहां पर वैसा ही फ्रंट बनता है, तो वार्म फ्रंट बनेगा। और वार्म फ्रंट बनने के बाद ये एयर जो है हल्की वाली ऊपर की तरफ जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल होगा। तो ये सेकेंड स्टेज होती है, और कोल्ड वाली एयर अभी थोड़ा सा शांत है। और कुछ टाइम बाद इसी सेकंड में कोल्ड एयर एंटर करेगी किस वाले में, वार्म एयर वाले में। मतलब इंडियन आर्मी इंटर की पाकिस्तान आर्मी की उसमें,
और फिर उसके बाद यहाँ पर कोल्ड फ्रंट बनता है। और कोल्ड फ्रंट जब बनेगा तो कोल्ड वाली जो एयर है वो थोड़ी हैवी है, वो पुश करेगी किसको, वार्म एयर को। वार्म एयर तेजी के साथ ऊपर जाएगी और तेजी के साथ रेनफॉल भी होगी। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में एक ऑक्लिप्स बनता है, मतलब दोनों एक दूसरे को, ठंडी एयर पहले तो इधर से इसको घेरेगी और फिर उसके बाद इधर से। तो कोल्ड एयर दोनों तरफ से वार्म एयर को घेर लेती है, और जैसे ही वार्म एयर को दोनों तरफ से घेर लेती है तो साइक्लोन की कंडीशन एंड हो जाती है। तो इस पूरे साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंटल साइक्लोन। और फ्रंटल साइक्लोन के लिए दो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर वाली एयर्स का मीट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही फ्रंटल साइक्लोन बनता है। और इस लास्ट वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, ऑक्लिप, मतलब झपट का पकड़ लेना। तो इस वाली कंडीशन में ये कोल्ड एयर वार्म एयर को बीच में एक तरीके से बना देती है और फिर उसके बाद इसका एंड हो जाता है। तो फ्रंट बनने से लेकर फ्रंट के एंड तक की पूरी प्रोसेस को ही हम लोग फ्रंटल साइक्लोन कहते हैं। और फ्रंटल साइक्लोन की एक और खास बात, ये ओशियन में भी बन सकता है या अर्थ के सरफेस पे भी बन सकता है। लैंड या ओशियन किसी पर भी फ्रंटल साइक्लोन बन सकता है। और टेम्परेचर में डिफरेंस कब ज्यादा होता है, सर्दियों के टाइम। आप देखेंगे विंटर के टाइम ज्यादा डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू समर में। इसलिए इस साइक्लोन के बनने की कंडीशन विंटर के टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू समर। और वही हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या पढ़ा, समर के टाइम उसकी कंडीशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विंटर। इसका रीजन क्या होता है कि भाई इसका विंटर के टाइम क्यों ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों एयर के बीच, कोल्ड और वार्म एयर के बीच, मान लेते हैं कोल्ड एयर का टेम्परेचर 5 है, वार्म एयर का टेम्परेचर 20 है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 15। लेकिन जब गर्मियां पड़ती हैं तो डिफरेंस ज्यादा नहीं हो पाता, इसीलिए फ्रंट ही नहीं बन पाता, और फ्रंट नहीं बनेगा तो फ्रंटल साइक्लोन कैसे आएगा। तो ये फ्रंटल साइक्लोन होता है। और एक और बात, फ्रंटल साइक्लोन का जो एरिया होता है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और ये लॉन्ग टाइम तक एक तरीके से रह सकता है। तो अब हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन और फ्रंटल साइक्लोन अलग अलग कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ये तीनों आप बना लेना। फर्स्ट स्टेज जिसमें स्टेशनरी फ्रंट क्रिएट हुआ, इसमें कोल्ड एयर पूरे बॉर्डर को घेर रही है, दूसरी तरफ वार्म एयर घेर रही है। दूसरी कंडीशन जिसमें पहले वार्म एयर थोड़ा सा एंटर करती है कोल्ड एयर में और उसके बाद वार्म फ्रंट बनता है, उसकी वजह से क्लाउड बनेगा, क्लाउड की वजह से रेनफॉल होगी। और इसी के दूसरे स्टेप में ये वाला पार्ट हुआ सेकेंड स्टेज का। बी वाले में कोल्ड जो एयर है वो एंटर करेगी वार्म एयर में और फिर उसके बाद कोल्ड एयर पुश करेगी वार्म एयर को, वो ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जब हो जाएगी तो फिर दोबारा से रेनफॉल होगी, तेजी के साथ होगी और बहुत कम टाइम के लिए होगी। और फिर थर्ड वाली स्टेज में दोनों तरफ से कोल्ड एयर वार्म एयर को बीच में रख देती है या ऑक्लिप कर लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फ्रंट खत्म हो जाता है और फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन का भी एंड हो जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम चीजें देखेंगे और आपसे कई बार डिफरेंस पूछ भी लिया जाएगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरी तरफ फ्रंटल, आप भी लिखते जाना। पहला, ये बनता क्या है, ओशियन के ऊपर या वाटर, ये कहाँ बनता है, ओशियन प्लस लैंड, दोनों पे बन सकता है। सेकंड, इसके बनने की पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होती है, समर, उसका रीजन टेम्परेचर हाई चाहिए। इसके बनने की पोजीशन कब होती है, विंटर, रीजन टेम्परेचर में डिफरेंस के बाद ही फ्रंट बनता है और टेम्परेचर डिफरेंस
विंटर के टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू समर। अगला, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? इसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें ट्रेड विंड इंक्लूड होती है, इसलिए ज्यादातर इसकी डायरेक्शन आपको दिखेगी ईस्ट टू वेस्ट। इसमें जो है वेस्टर्ली विंड होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वेस्टर्ली विंड हमने देखा था, वेस्टर्ली विंड की डायरेक्शन कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ वो चलती है। अगला, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग ओशियन में। जैसे साइक्लोन भी है, विली विली भी है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसका एक ही नेम है, फ्रंटल साइक्लोन, जिसे टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। ये इसमें होता है। इसका जो एरिया होता है, एरिया कम होता है एज कंपेयर टू फ्रंटल। फ्रंटल का जो एरिया है वो काफी बड़ा होता है, बिग एरिया। इसको जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? 6 में देता हूं, एनर्जी किससे मिलती है? कंडेंसेशन से। इसको एनर्जी किससे मिलती है? फ्रंट से। दोनों के बीच जितना ज्यादा डिफरेंस, उतना ज्यादा फ्रंटल साइक्लोन आने की पॉसिबिलिटी। इसके एग्जाम्पल किस एरिया में बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो इक्वेटर से ऊपर, किस पर? 10 डिग्री सेल्सियस से 30। ये कहां पे बनता है? अप्रोक्स 60 डिग्री के आसपास, यहाँ पर वेस्टर्ली विंड रहती है। ये दोनों में बनता है, और दोनों एक नेचुरल डिजास्टर में चेंज हो सकते हैं। और फ्रंटल साइक्लोन की एक और खास बात, लॉन्ग टाइम तक भी रहता है, ये खत्म नहीं होता, क्योंकि ओशियन पे भी चल सकता है, लैंड पे भी चल सकता है। तो एक तो इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होता है, अगर ओशियन एनर्जी नहीं मिलती तो उसके बाद ये खत्म भी हो जाता है। ये इन दोनों में एक तरीके से क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जो हमें दिखाई देता है। तो आपको समझ आया होगा कि भाई कैसे कैसे। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ज्यादातर है मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी से जो कोल्ड एयर आती है और इंडिया की वार्म एयर आती है, उस टाइम इंडिया में सर्दियों के टाइम थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फ्रंटल साइक्लोन का दिखाई देता है। और इसकी वजह से ही हमारे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, जो हिमालय के नीचे वाला प्लेन है, वहां पर आपको विंटर सीजन में रेनफॉल दिखाई देती है। और उसका रीजन भी क्या होता है, इस साइक्लोन का बनना। तो आपको समझ आया होगा कि भाई फ्रंटल साइक्लोन क्या होता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। और एक और चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ नेम दिए जाते हैं, और इंडियन ओशियन में इसके नेम का कैसे डिसाइड होता है? सारे कंट्री जो इंडियन ओशियन से बॉर्डर लगाते हैं, उन सबको बोला जाता है कि आप लोग अपनी एक लिस्ट बना के दे दो। तो सारी कंट्री चार पांच लिस्ट बना के दे देती हैं, और फिर मान लेते हैं कि 5 कंट्री है, सबने 4 दिया, तो 20 आपको नेम मिल गए। और फिर उसके बाद सर्कुलेशन के साथ एक एक नेम हर अलग कंट्री का दे दिया जाता है। जैसे बांग्लादेश में जो साइक्लोन आया, साइक्लोन तितली, उसका नाम इंडिया ने दिया। ये बिपिरजो जो साइक्लोन आया, इसका नाम किसने दिया? ईरान वाला जो दिया उसने दिया। तो ऐसे ये कंट्री नामों को एक्सचेंज करती है, और फिर उसके बाद अगला नाम पहले से ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन फ्रंटल साइक्लोन के लिए ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं बनाया गया है, और ये वैसे ही डिसाइड किया जाता है कि भाई इसका साइक्लोन का नाम क्या हो। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और एक और चीज, उसमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको आइज में कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देंगी, पीसफुल रहता है। इन फ्रंटल साइक्लोन में अगर वार्म फ्रंट बने या कोल्ड फ्रंट बने, दोनों अगर कंडीशन होगी तो उसमें एक्टिविटी दिखाई देगी।
कोल्ड फ्रंट बनेगा तो थोड़ा तेजी के साथ बारिश होगी और कम टाइम में ही हो जाएगी, और वार्म फ्रंट बनेगा तो धीरे धीरे बारिश होगी और ज्यादा टाइम उसको लगेगा। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बंगाल में आपने एक और सुना होगा अम्फान। अम्फान जो बे ऑफ बंगाल में आया था, वो भी इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। और अम्फान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी और बहुत बड़े लेवल का एक साइक्लोन था जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आया था, और वहां से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनको काफी ज्यादा लॉस पाया। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ये इन दोनों का होता है। तो आपको साइक्लोन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा मैप की तरफ। कल हम लोगों ने एशिया के साउथ ईस्ट एशियन वाले जोन को देखा था। आज हम एशिया के सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया वाले पार्ट पे जाएंगे। एशिया का जो सेंट्रल एशिया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। तो मैप ऑफ एशिया, और अभी हम एशिया का पॉलिटिकल मैप। मैप को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको क्या दिखाई देता है, वहां के स्टेट, वहां की कैपिटल, ये सारी चीजें दिखाई देती है। फिजिकल मैप में आपको क्या दिखाई देगा, रिवर दिखाई देंगी, साथ में प्लेटू दिखाई देंगे, माउंटेन दिखाई देंगे, ये सब फिजिकल मैप। सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ। ये इंडिया है और इंडिया के इधर वाले पार्ट में हमने अफगानिस्तान देखा था जब हमने बॉर्डर देखे थे, जिसे हम काबुल कहते हैं। अफगानिस्तान के साइड में, अफगानिस्तान भी सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है, और अफगानिस्तान के में आप जब जाओगे तो वहां पे एक देश आपको दिखेगा जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, साथ साथ आप भी लिख लेना तुर्कमेनिस्तान, जिसका कैपिटल क्या है, अस्कागाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है और ज्यादातर पीसफुल रहता है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, और इसीलिए इसको बोला भी जाता है कि भाई ये थोड़ा स्विट्जरलैंड की तरह है सेंट्रल एशिया में, ना किसी के साथ वो लेता, बस अपना काम प्यार से करता रहता है। उसके ऊपर उज्बेकिस्तान, सारे जो तान वाले हैं देखेंगे आप, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे इसका हिस्सा है। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद, और आपने ताशकंद के बारे में जरूर सुना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब 1965 का वार हुआ था, 1965 का वार, उस वार में जब पाकिस्तान की आर्मी को हम लोगों ने हराया, तो उसके बाद हमारे जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, वो कहाँ गए थे, ताशकंद गए थे, यूएसएसआर के कहने पे, रसिया के कहने पे, और वहीं पर एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट के कुछ टाइम बाद ही हमारे जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 1965 के वार के बाद हुआ, उसके लिए भी ताशकंद फेमस है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर का 1990 में डिसइंटीग्रेशन हो गया और एक नया देश क्या बना, उज्बेकिस्तान, और उसके बाद ताजिकिस्तान इसके इसमें चला गया, उज्बेकिस्तान। ऊपर आप जाओगे इधर वाली साइड तो एक बड़ा सा दिखेगा जो इसमें सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा है, जिसका नाम है काजकिस्तान। और काजकिस्तान जो ये देश है ये काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा रिसोर्स है। इसके पास ऑयल है, गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ में आजकल जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें फ्यूल चाहिए, और हम लोग काजकिस्तान से, कजाकिस्तान से काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन इंडिया की फ्यूल की जो नीड है उसको हम पूरा कर सके। और इसकी जो कैपिटल है अस्ताना। और उसके बाद उसके नीचे आप आओगे कजाकिस्तान के,
तो चाइना से लगता हुआ एक बॉर्डर दिखेगा जिसका नाम है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ये आपको एक कंट्री दिखेगा जिसकी कैपिटल क्या है, बिस्केक। और उसके बाद आपको इधर ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है जिसकी कैपिटल दुशानबे। ये आप देखना, इधर आपको देखेगा, यहाँ से हम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रियां इसके सेंट्रल एशिया का पार्ट है। और इन सारी कंट्रियों के साथ मिलकर चाइना ने एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई चाइना का एक शहर है जो उनकी फाइनेंशियल कैपिटल है, और उसी के बेस पर इन सेंट्रल एशिया के साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छे करने के लिए इसमें चाइना और प्लस रसिया, इन दोनों ने इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया। और इसमें 2017 में कुछ और मेंबरों को इंक्लूड किया गया, जिसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान, रसिया की तरफ से इंडिया, ये दोनों देश इसमें इंक्लूड हुए। तो अभी सेंट्रल एशियन कंट्री जो आपको दिख रही है वो चाइना, रसिया, पाकिस्तान और इंडिया, ये सब SCO के मेंबर हैं। और इसका हर साल समिट इन देशों में थोड़े अलग अलग सर्कुलेशन के साथ होता रहता है। इंडिया में भी SCO का समिट हो चुका है और इंडिया ने भी इन सारे देशों को होस्ट किया था। तो याद रखना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके नाम में बेशक संघाई है लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, उसमें है। और सेंट्रल एशियन कंट्रियों से एक तो हमने देखा फ्यूल की वजह से सब देश चाहते हैं, और साथ में ही इंडिया देखो मेड इन इंडिया को प्रमोट करना चाहता है। तो मेक इन इंडिया कब प्रमोट होगा, जब हमारे पास, देखो डेवलप कंट्री तो इंडिया का मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो क्वालिटी पे फोकस करती है, उन्हें कुछ नया चाहिए। लेकिन एशियन कंट्री इंडिया के मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, चाहे हम आसियान कंट्री में बेचें या इन कंट्रियों में बेचें। तो इसके लिए जरूरी है इन सेंट्रल एशियन कंट्रियों के साथ रिलेशन बनाना। इसलिए हमारे PM मोदी सेंट्रल एशियन कंट्रियों में जाते रहते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जाते रहते हैं। और इसीलिए हमने ईरान से होते हुए, ईरान जो हम देखेंगे इंडियन ओशियन का पार्ट है, ईरान में एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट से हमने एक रेलवे ट्रैक बनाया है, और ये रेलवे ट्रैक कहाँ तक जाता है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से होते हुए हमने उसे जोड़ रखा है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इससे फायदा क्या होता है कि भाई हम इन लोगों के पास पहुंच सकते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये, सेंट्रल एशियन कंट्रियों के पास लैंड बॉर्डर तो है बट सी बॉर्डर नहीं, तो इन तक एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और जब तक आप ट्रांसपोर्ट ही नहीं पहुंच पाओगे तो इनके साथ ट्रेड कैसे करोगे। और हम भी चाहते हैं और ये सेंट्रल एशियन कंट्री भी चाहते हैं कि उन्हें चाइना का कोई अल्टरनेटिव मिले, तो उन्हें इंडिया में थोड़ा भरोसा दिखता है, इसलिए ये इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, इसलिए हमने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया है इन देशों के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए। तो ये इसी का पार्ट है कि हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्री में अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। और इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रियों का एक समिट भी हुआ जिनमें हमने अपने देश में न्यू दिल्ली में इन सारे देशों को बुलाया और जो भी इनकी बातें थी वो भी हमने सुनी। सेंट्रल एशिया के बाद आपको वेस्ट एशिया की शुरुआत दिखेगी। तो वेस्ट एशिया का सबसे पहला कंट्री ईरान, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। देखो ईरान न्यूज में इसलिए रहता है, ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, और ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने का पर्पस डेटरेंस, डर पैदा करना। देखो जितने भी देशों के पास न्यूक्लियर बम है उसका मेन पर्पस ये नहीं कि उसको यूज करना, मेन पर्पस उसके थ्रू डर पैदा करना। जैसे इंडिया और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर बम है,
पर चाइना को भी ये बात पता है, तो चाइना जैसे उसने 1962 में अचानक वार छेड़ दिया था, ऐसे अब वार इंडिया के खिलाफ नहीं छेड़ सकता। उसका रीजन है, चाइना को पता है इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है, और न्यूक्लियर बम में अगर वॉर होगा तो इंडिया को तो लॉस होगा ही, साथ में हमको भी होगा। इसलिए न्यूक्लियर बम दोनों के बीच एक डर का काम करता है। सेम इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। इंडिया पाकिस्तान पे कोई भी अटैक लॉन्च करने से पहले सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। और ऐसा ही आपने एग्जांपल सुना होगा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जहाँ एक तानाशाह रूल करता है, ठीक है, उसके पास भी न्यूक्लियर बम है। पहले उसको यूएस से काफी ज्यादा धमकी देता था कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने जब से न्यूक्लियर बम बना लिया, तब से यूएस से उसको डराता नहीं। ऐसे ही ईरान चाहता है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बम हो जाएगा तो भाई ये लोग इनको परेशान नहीं करेंगे, और बड़ी आसानी से यूएसए से और सारी कंट्रियों से इसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कौन करना चाहता है? ईरान करना चाहता है, न्यूक्लियर बम के थ्रू डेटरेंस क्रिएट करके। और इसके साइड में ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है? तेहरान। और इंडिया के ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है। साउथ वेस्ट एशिया में तीन कंट्रियां काफी ज्यादा फेमस हैं, जिसे हम साउथ वेस्ट एशिया के ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिनमें से एक है ईरान, दूसरा है सऊदी अरब, और तीसरा है इजराइल। इजराइल का जन्म बाद में हुआ, फिलिस्तीन के बाद। ये तीनों कंट्रियों की आपस में नहीं बनती। ईरान की इजराइल से नहीं बनती, इजराइल की सऊदी अरब से नहीं बनती, और उसका रीजन अलग अलग। सऊदी अरब मुस्लिमों का लीडर बनना चाहता है, और इजराइल ने फिलिस्तीन के एरिया को कब्जा करके अपने देश का डेवलपमेंट किया है। तो इस वजह से इजराइल इसकी बात सुनता है। और वहीं इधर ईरान क्या करता है? ईरान और सऊदी अरब में सिया सुन्नी का मुद्दा रहता है। आपने सुना होगा कि मुस्लिम धर्म में दो कल्ट है, एक सिया एक सुन्नी। हजरत मोहम्मद जी की जब डेथ कर दी गई, तो उसके बाद सुन्नियों पर आरोप लगा कि भाई आप लोगों ने हजरत जी को मारा है, क्योंकि जो हजरत मोहम्मद थे वो अपनी बेटी को एक खलीफा बनाना चाहते थे। लेकिन सुन्नियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर उन्होंने किसको मार दिया? हजरत मोहम्मद जी को मार दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि जुलूस निकलता है, अरे मोहम्मद हम मारे जाते। तो हजरत वाले दिन जो ये जुलूस निकलता है मुहर्रम वाले दिन, वो इसी गम में निकलता है। और इधर ईरान वाले लोग सिया वाले हैं, तो इनकी इनसे नहीं बनती, सऊदी अरब वालों से। दूसरी तरफ इसराइल और ईरान का बिल्कुल एंटी होता है, क्योंकि इसराइल ने कहीं ना कहीं फिलिस्तीन जो मुस्लिम कंट्री थी उसकी टेरिटरी पे कब्जा किया, इसलिए ईरान इसके साथ नहीं रहता। तो ये तीनों देश आपस में लड़ते रहते हैं, और इनके साथ में ही सारे ग्रुप बने हुए हैं। कुछ लोग ईरान के साथ हैं, कुछ लोग इसराइल के साथ हैं। और ईरान पर न्यूक्लियर बम की डील को थोड़ा धमकाने के लिए यूएसए ने उस पर प्रेशर डाला, इसलिए तब से ईरान किसके साथ रहता है? चाइना के साथ रहता है। ये चाइना और यूएसए की नहीं बनती, इसलिए ईरान ने एक अल्टरनेटिव ढूंढा कि भाई हम लोगों को चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए। और चाइना के साथ कौन आ जाता है? रसिया भी आ जाता है, क्योंकि इनका भी दुश्मन कौन है? यूरोप और यूएसए। लेकिन इंडिया के साथ अच्छी चीज है कि हमारी ईरान से भी बनती है, हमने यहाँ पे चाबार पोर्ट बनाया। इसराइल से भी बनती है, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसराइल से लेते हैं। और हमारी सऊदी अरब से भी बनती है। और आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ कई बार सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है वो आ चुके हैं, हमारे पीएम भी कई बार सऊदी अरब में जा चुके हैं। पहले इंडिया की सऊदी अरब ईरान इनसे नहीं बनती थी। उसका रीजन, ये लोग पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, और पाकिस्तान यहाँ पर ज्यादातर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को समझ आया कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ फायदा नहीं है, इंडिया के साथ फायदा है। ये वेस्ट एशियन कंट्रियां ज्यादातर डिपेंड है एक्सपोर्ट पर, ऑयल और गैस की। लेकिन कोरोना आया, और उससे पहले भी इनको पता है किसी एक प्रोडक्ट पर अगर इकोनॉमी डिपेंड रहेगी तो दिक्कत होगी। इसके लिए इन्हें ऐसा मार्केट चाहिए जहां इन्वेस्ट भी कर सकें और साथ में ही अपनी कंपनियों को प्रॉफिट भी कमा सकें। तो इन्हें इंडिया से बढ़िया मार्केट मिलता है।
इसलिए ये इंडिया के साथ अब रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, जिससे इनकी मार्केट अच्छी चले। ईरान के बाद जब आप जाएंगे तो ईरान, जिसकी कैपिटल क्या है, बगदाद। ईरान के बाद आपको इराक दिखेगा, जिसकी कैपिटल है बगदाद। और आपने अगर ISIS का नाम सुना हो, एक आतंकवादी ग्रुप, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ISIS एक सुन्नी वाला ग्रुप था, जिसमें बहुत सारे लोग, और इंटरनेशनल लेवल पे इस ग्रुप को बनाया गया। और इस ग्रुप ने काफी ज्यादा डर पैदा किया, बहुत सारे लोगों को मारा। और इस ग्रुप की जो कैपिटल थी वो थी बगदाद, जो अभी इराक की कैपिटल है। और फिर धीरे धीरे इनको खत्म किया गया, और उसके बाद ये ISIS वाला जो आतंकवादी ग्रुप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल, इंडिया से भी बहुत सारे लोग गए से ज्वाइन कर, केरल से खासकर, और खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या एजुकेटेड जो लोग थे, उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, जो फिर दोबारा से मुस्लिम दुनिया के खलीफा को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका किया। तो इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। उसके बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब काफी बड़ा देश है, और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। और सऊदी अरब में ही आपको मुस्लिम के दो फेमस रिलीजियस प्लेस दिखेंगे, एक दिखेगा मक्का और दूसरा दिखेगा मदीना। मक्का और मदीना में सब लोग किसके लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा होती है, ऐसे मुस्लिम धर्म में हज यात्रा होती है। तो ये लोग हज यात्रा के लिए कहाँ जाते हैं, मक्का और मदीना। और ये मक्का मदीना वो फेमस प्लेस है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद और साथ में मुस्लिमों के जो भगवान है, गॉड है, उनका जन्म हुआ। तो यहाँ पर सब लोग जाते हैं और यात्रा करके आते हैं। तो मक्का मदीना रिलीजियस प्लेस है, तो इसलिए दुनिया के सारे मुस्लिम सऊदी अरब में आते हैं। और इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा भेजती है। एंशियंट टाइम में भी हमने देखा, मुगल लोग भी भेजते थे, आज भी हमारी गवर्नमेंट भेजती है, क्योंकि हमारे इंडियन लोगों की वहां पे सेफ्टी करी जा सके। तो मक्का मदीना की वजह से भी सऊदी अरब लीडर बन जाता है मुस्लिम कंट्रियों का। तो सारे जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं, और खुद चाहते हैं कि हम लोग लीड करें मुस्लिम कंट्रियों को, ना कि कोई दूसरा। और सऊदी अरब के नीचे एक देश मिलेगा जिसका नाम है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें बहुत छोटे छोटे से आइलैंड को जोड़कर एक देश बनाया गया है। और आपने यहाँ का एक फेमस शहर सुना होगा, दुबई। ये वही वाला UAE, और ये UAE ज्यादातर है सऊदी अरब के साथ मिलकर ही रहता है। तो दुबई वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल है। दुबई में आपको वर्ल्ड के एक वेयर हाउस की तरह काम करता है। जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट सेल या बाय करना होता है, तो दुबई के पोर्ट से वो आसानी से कर लेता है। जब इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं, तो पहले हमारा सामान कहाँ जाता है, दुबई जाता है, और दुबई के बाद कहाँ पहुंचता है, पाकिस्तान के कराची पोर्ट। तो ऐसे एक तरीके से दुबई इंटरपोर्ट का काम करता है, बीच के भी काम करता है। तो दुबई काफी ज्यादा फेमस है, और इसकी जो कैपिटल है आबू धाबी। आबू धाबी ये इनकी कैपिटल है। और हमने UAE के क्राउन प्रिंस को अपने रिपब्लिक डे पे भी बुलाया था, और UAE की जो आर्मी है वो हमारे रिपब्लिक डे में परेड में भी शामिल हुई। ये शो करता है कि इंडिया के धीरे धीरे UAE के साथ रिलेशन अच्छे बने, और UAE हमेशा साथ रहता है सऊदी अरब के। अगर UAE के साथ रिलेशन अच्छे, इसका मतलब सऊदी अरब भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहता है। उसके बाद UAE के नीचे आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम है ओमान। ये एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी इसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। और ओमान की जो कैपिटल है वो भी आपको दिखेगी, जिसका नाम है मस्कट। मस्कट ओमान की कैपिटल है, ये इंडियन ओशन में पड़ता है। और इसके साइड में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ ओमान। ओमान से थोड़ा सा इधर साइड लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको यमन दिखेगा। यमन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक
टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है हौती, उन लोगों का इस यमन पे कब्जा है और यमन में सिविल वार चल रहा है। सिविल वार का मतलब जब देश के लोग आपस में ही कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे या लैंग्वेज के नाम पे लड़ने लग जाए तो उसे हम सिविल वार कहते हैं। जैसे इंडिया में 1947 में आजादी के टाइम रिलीजियस लेवल पे जब पाकिस्तान की डिमांड करी तो हमारे देश में सिविल वार हुआ। ऐसे यमन में हौती रिबेल, ये टेररिस्ट ग्रुप है जो यमन के लोगों ने बनाया है। ये लोग पसंद नहीं करते बिल्कुल सऊदी अरब को, तो इन्हें लगता था कि यमन में जो गवर्नमेंट है वो सऊदी अरब वालों की है और इस वजह से इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और बंदूक से आजादी की मांग की। और तब से यहाँ पे सिविल वार है और सऊदी अरब ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा अपनी एयरफोर्स का यूज करके लोगों को मारा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे। तब से यहाँ पर एक तरीके से सिविल वार के बाद सिस्टम काफी ज्यादा अनस्टेबल है, ना पॉलिटिकल सिस्टम है ना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और लोगों को कई बार डेथ हो जाती है, उनके पास फूड भी अवेलेबल नहीं, बेसिक चीज भी नहीं। और इसकी कैपिटल क्या है? सनाई। सना इसकी कैपिटल है। और उसके बाद आप जाओगे इराक के जस्ट नीचे एक देश दिखेगा जिसका नाम है कुवैत। कुवैत देखने में बहुत छोटा है लेकिन काफी ज्यादा अमीर देश है और यहाँ पर भी ऑयल काफी ज्यादा मिलता है। यहाँ पर आपको एक गल्फ भी दिखेगी जिसका नाम है दा गल्फ, और इस गल्फ के नाम पे गल्फ कंट्री भी इन वेस्ट एशियन कंट्रियों को कहते हैं। और गल्फ कंट्रियों का ग्रुप सऊदी अरब, यूएई और उसके जो दोस्त हैं उन सब ने मिलकर से बनाया। और एक देश दिखेगा जिसका नाम है कतर, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो कतर के पास भी काफी ज्यादा फेमस है। तो कतर जिसकी कैपिटल है मनामा, वो भी यहाँ पे काफी, मनामा नहीं दोहा, दोहा कतर की कैपिटल है जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो भी साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है। आगे आप जाओगे तो आपको सऊदी अरब से ऊपर दिखेगा जॉर्डन, जॉर्डन, उसके बाद दिखेगा सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान और उसके पास में आओगे तो इजराइल, इजराइल और उसके नीचे छोटे से हिस्से में फिलिस्तीन। ऐसा हो रहता है कि देखो पहले क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 45, तो हिटलर ने ज्यूज लोगों का काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, लाखों ज्यूज को चैम्बर बॉक्स में रख के गैस की वजह से उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ज्यूज लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वो गए जेरूसलम। जेरूसलम एक ऐसा प्लेस है जहां से वर्ल्ड के 3 रिलीजन का ओरिजिन हुआ है, एक तो ज्यूज और फिर उसके बाद मुस्लिम और तीसरा क्रिश्चियनिटी। ऐसा माना जाता है ज्यूज में डिवीजन होने की वजह से क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जेरूसलम जो है काफी ज्यादा फेमस है इन तीनों रिलीजन के लिए, तो हर धर्म चाहता है कि इस पर उनका कंट्रोल हो। तो उसके बाद इनके जूस के लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जेरूसलम चलो और वहीं पे हम लोग रहेंगे। तो सारे यूरोप से या पूरी दुनिया से जूस लोग कहाँ पे पहुंच गए? फिलिस्तीन वाले जोन में पहुंच गए। और पहले फिलिस्तीन में क्या था? 90% मुस्लिम, 10% जूज लोग थे। लेकिन जब ये सारे जूज लोग इधर आने लगे तो बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो गई, 10% मुस्लिम और 90% जूज यहाँ पे हो गए। और उस टाइम फिलिस्तीन कंट्रोल में था, एक कॉलोनी था इसका ब्रिटेन का, और ब्रिटेन वाले भी क्रिश्चियनिटी को जैसे चाहते थे कि भाई जूज लोगों को यहाँ पे राइट मिले। तो उसके बाद जूज इस फिलिस्तीन का डिवीजन हुआ, 2 देश बने, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। लेकिन इस बात को सऊदी अरब और अरेबियन कंट्रियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ वार छेड़ा लेकिन इजराइल ने सबको मिलकर पीटा। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा एक्सेप्ट किया, कुछ साल बाद फिर दोबारा से इन लोगों ने वॉर किया, इजराइल ने फिर दोबारा पीटा और इजराइल ने बची कुछ जो फिलिस्तीन की टेरिटरी थी वो भी कंट्रोल में कर ली। अब फिलिस्तीन के पास 2 पॉइंट है बस, एक वेस्ट गाजा की तरफ, एक सीरिया की तरफ, और उससे सारा टेरिटरी इजराइल ने ले लिया। इजराइल की जो आर्मी है वो काफी ज्यादा खतरनाक है,
और उसका बॉर्डर भी 7 लेयर से घिरा हुआ है। तो वहां पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है और ऊपर से इन्हें सपोर्ट रहता है यूके का, यूएसए का, तो इसलिए भी इजराइल काफी ज्यादा मजबूत है। तो इंडिया इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी की वजह से ही रिलेशन अच्छे करना चाहता है। वहां पे डेजर्ट है इजराइल में, उसके बावजूद इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, 90% अपने वाटर को क्या कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। और ये लोग एग्रीकल्चर में ड्रिप ड्रिप इरिगेशन, जो हमारी सरकार ने एक स्कीम भी चलाई थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो वो इजराइल की स्कीम को लेते हुए और हमने इनसे टेक्नोलॉजी ली और हरियाणा, यूपी, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पर हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दी। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इजराइल, और इंडिया इसके साथ रिलेशन बनाता है, डिफेंस वाले भी, टेक्नोलॉजी वाले भी, एजुकेशन के मामले में भी, इन सब मामलों में इंडिया इसके साथ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा वेस्ट एशिया वाला पार्ट हुआ। तो कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सृष्टि जी।